राधा द्रविड़ीज। दिस साइड गजराज सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। जैसे कि अपन ने यूनिट फर्स्ट कर ही ली थी और उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखे थे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप वो देख के आइएगा। और अगर अपन को आगे और देखना है, और अभी पर्टिकुलरली एमएलएससी के स्टूडेंट के एग्जाम्स आने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स के, तो बिजनेस स्टैटिक्स में हम अब जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, और एक और टॉपिक जो है स्क्रूनेस। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चंस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगला वीडियो आएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिए, ये समझ लिए, तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के आएगा पर आंसर यही हो। ठीक है, जैसे कि अपन जानते हैं, इतना कर लोगे तो काफ़ी होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस, मतलब जितने भी क्वेश्चंस है उसको स्टडी किया कि कैसे करना है, और फिर हमने कुछ बहुत गिने चुने क्वेश्चन निकाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बट ये क्वेश्चंस कर लोगे तो बहुत है। आप देख सकते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी हमारे टाइम स्टैम्प से जा सकते हो, है ना। और जैसे कि हमारे कमेंट सेक्शन में अपन देख लिया कि पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें हम खुश हैं। अब जो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मैंने एक दो क्वेश्चन इंक्लूड किए, उसी टाइप के क्वेश्चन मान लेना। जैसे कि पहला क्वेश्चन अपन पढ़ने वाला है, डिफाइन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला जो टॉपिक पे क्वेश्चन है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। अपन को क्या समझना है, सिंपल सा समझना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल पॉइंट और टिपिकल वैल्यू ऑफ द डाटा। कोई भी डाटा साइज का एक सेंट्रल पॉइंट या टिपिकल वैल्यूज को अपन जो एक ऑर्गेनाइज वे में स्टैटिकल टूल्स में बताता है, जैसे बुक होती है, बुक को मैं स्टैटिक्स नाम से बोलता हूँ। तो जो बुक में अपन किसी भी सेंट्रल पॉइंट या उसकी वैल्यू को बताना, उस सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में क्या चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे अपन करते हैं ना, अपन पूरी चीज थोड़ा ना लिखते, अपन जो इंपॉर्टेंट होता है हाईलाइट उसी को करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट हाईलाइशन है उस टिपिकल सेंट्रल पॉइंट्स पे, उस टिपिकल टूल से जो अपन ने बुक में भी कुछ स्ट्रेटेजीज अपन ने लगाई है, जिससे अपन को पता चला कि कौन से बोर्ड्स में एग्जाम ज्यादा अच्छे आते हैं, कौन से अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें अपन उसमें, तो उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको स्टैटिकल सेंट्रल पॉइंट या टिपिकल वैल्यू ऑफ द डाटा से दिस मेजर समराइज लार्ज सेट ऑफ वैल्यू बाय अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। जैसे कि अपन एक बुक बहुत बड़ी लार्ज सेट ऑफ डाटा होगा, उसके अंदर बहुत होगा, बट अपन ने उस हाईलाइटेड वर्ड से अपन ने क्या कर दिया, हाईलाइटेड वर्ड्स को अपन ने एक जगह लिख लिया है, और जिससे अपन बोल रहे हैं कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको ये इर्द गिर्द पता चल जाएगा कि उस सिलेबस या उस टॉपिक या उस चैप्टर में क्या हुआ है। तो वही अपन उसी को अपन सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जो सेंट्रली पूरा टेंडेंट करता है। ठीक है, इसके कुछ कॉमन मेजर्स होते हैं जो अपन बचपन से, मतलब 10 से 9 से लगभग पढ़ते आ रहे हैं, जिनका नाम है मीन, मीडियन और मोड। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, फॉर्मूले, और सारे फॉर्मूले ले रखे हैं मैंने यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ के, कोई टेंशन नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वेस्ट ऑफ द आइडियल एवरेज। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको दो तीन पॉइंट लिखे, मैंने ये आपको पॉइंट बताया, अगर आपने ये लिख लिए तो रिकमेंडेड है कि ये आप पढ़ के जाओ, वरना आप कोई भी अपने हिसाब से देख सकते हो, बट क्वेश्चन इस पे आप जरूर समझना, है ना। द आइडियल, एक क्या आइडियल एवरेज, जो अपन आइडियली एवरेज निकालते हैं उसका क्या रिक्वेस्ट, मतलब क्या क्या चीजें अपन को चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पहला है कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए कि कितने ऑब्जर्वेशन लिए, जितने अपन एन लिए, ये पता होना बहुत जरूरी है। देखो, किसी में भी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, एन पता होनी चाहिए कि कितनी बार हुआ है और कितने ऑब्जर्वेशन लिए गए, तभी तो अपन को पता चलेगा कि सर्वे कैसा लिया और कितने जनों के बीच में लिया है। ठीक है, रिजिडली रिफाइंड होने चाहिए, लेस एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए कि कोई पॉइंट्स में वैल्यूज है, कोई डेसिमल में लंबी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो सके तो आप अपनी सिंपल वैल्यूज भी रखो। केपेबल ऑफ अर्जमेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, फर्दर एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले से उसको और भी जान सकते हैं ज़्यादा। और स्टेबल एंड रिलायबल लार्ज सैंपल्स होने चाहिए। ठीक है, ये आप पॉइंट्स पढ़ लेना, 3 4 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है, इजिली पढ़ लोगे, हो जाएगा। अब आएगा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पहला अपन पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज अ सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन डाटा सेट्स। जो भी डाटा लिया है अपन ने, जो भी डाटा का सेट बनाया, डाटा का सेट का मतलब होता है एक डाटा, एक बुक में एक पूरी डाटा, उसका सेट बनाना, मतलब इस टॉपिक में से ये आएगा, इस टॉपिक में से आएगा, ये पूरा सेट बनाया हुआ है अपन ने। जैसे एक बुक का पूरा सेल्फ लगा हुआ है, मतलब वो एक डाटा का सेट है, मतलब एक बुक का सेट है। वैसे डाटा का जो सेट होता है उसको अपन उसकी वैल्यूज को, मतलब उसके सारे सिलेबस को अगर उनका सम करें, मान लो उसके सिलेबस का सम करें अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, उसमें टोटल कितने चैप्टर थे और उसमें अपन ने टोटल कितना लिखा, उनका अपन डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा, ऑटोमेटिक मीन। इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डाटा सेट। ये डाटा सेट का एक सेंट्रल पॉइंट है। मेरिट्स के और डिमेरिट्स, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इजी टू कैलकुलेट, मीन निकालना बहुत ईजी है, वैसे भी मीन निकालना बहुत ईजी होता है। इसके कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, वो भी डायरेक्टली अप्लाइड होते हैं, है ना। और बेस्ड ऑन ऑल डाटा पॉइंट्स केबल और अर्जुमेटिक ट्रीटमेंट्स के, बट इसके डिमेरिट्स के होते हैं, वो है सेंसिटिव एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज पे सेंसिटिव हो जाता है, बहुत इर्द गिर्द वैल्यू आती है, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि अपन उसको आगे जाके कैसे इवुलेट, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। नॉट सुटेबल, स्क्विड जो डिस्ट्रीब्यूशन पर पढ़ने वाले हैं वहाँ सुटेबल नहीं होता। आपको डिमेरिट्स मेरिट्स याद रखना और मेनली अर्थमेटिक की डेफिनेशन।
आगे फॉर्मूला होंगे तो वो भी आप जरूर पढ़ लेंगे ना अगले अपनी वीडियो में। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? मीन है, सारे मीन के पार्ट है। मीन मतलब होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपन फ्रीक्वेंसी अपन वो पूरा करना है ना, वो तो अपन ने पढ़ रखा है 9th 10th में। पर अर्थमेटिक मीन, उसमें अर्थमेटिक में क्या होता है और जियोमेट्रिक में क्या होता है, इज nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज इन द डाटा सेट। जो भी डाटा सेट है, एक बुक का सेट है, उसका प्रोडक्ट किया मैंने वैल्यूज उनकी जितनी, मैंने उसका एन नहीं लिया, मैंने उसकी जितनी भी वैल्यूज थी उन सारे टॉपिक को मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने प्लस नहीं किया, इस बार मल्टीप्लाई कर दिया सारी वैल्यूज को, सिलेबस की टॉपिक्स को, और उनको मैंने क्या किया, nth रूट से डिवाइड किया। किससे किससे किया मैंने? nth रूट बार उसका स्क्वायर लिया है ना, nth रूट बार। इसको बोलेंगे अपन ज्योमेट्रिक मीन। इसका अपन फॉर्मूला पढ़ लेंगे, मतलब जिस जो भी डाटा सेट की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते गए उसके अपॉन में अपन ने वैल्यू करी है ना, इसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। आप इस पूरे वीडियो में ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं सारी थ्योरी लाया, मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरी डेडिकेटेडली एक वीडियो आ रही है जो आपको दिख जाएगी, आने वाली है। तो आप क्या करना कि ये थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़ लो, क्योंकि थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी। एप्लीकेशन पढ़ लेना, जैसे एवरेज ग्रोथ, फाइनेंस, पॉपुलेशन, इसमें काम आते हैं। जैसे मैं सर्वेइंग का बात में बताई है कि रेशियो का परमानेंट निकालना। हार्मोनिक मीन, द हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल अर्थमेटिक में। जो भी अर्थमेटिक अपन निकालते हैं, क्या जो भी अर्थमेटिक की अपनी थ्योरेटिकल थ्योरी है उसकी, उसका अपोजिट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द, सॉरी, इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द डाटा सेट। जो भी है अपने अर्थमेटिक मीन निकालते, जो अर्थमेटिक मीन है उसका रेसिप्रोकल निकाल दोगे तो वो अपना क्या होगा, और उसका रेसिप्रोकल और डाटा वैल्यूज का रेसिप्रोकल जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा। इट गिव्स मोर वेट टू द स्मॉलर वैल्यूज। ये ज्यादातर स्मॉल वैल्यू, देखो कोई भी चीज अपॉन में जाती है तो ऑब्वियसली वन अपॉन जाएगी, और मतलब वन से छोटी होगी, मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो स्मॉलर वैल्यूज का ज्यादा वेट देने की कोशिश करता है। और इसको अपन रेट या रेशियो, देखो रेट्स या रेशियोज होती है जो, ये बहुत स्मॉलर वैल्यूज की भी निकलती है। ज्यादातर अपने रेट्स और रेशियोज निकालते हैं वो स्मॉलर वैल्यूज की निकालते हैं, तो वहां अपन हार्मोनिक मीन का सबसे ज्यादा यूज लेते हैं। आपको डेफिनेशन से भी याद रखनी, द हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द डाटा वैल्यूज। और अर्थमेटिक में एक्सआई और अर्थमेटिक मीन दोनों का रेसिप्रोकल होता है। एप्लीकेशन पढ़ लेना, जैसे कि फाइनेंस में रेट्स, जैसे अपन ने रेट्स और रेशियोज पढ़ी लिए, स्पीड एफिशिएंसीज इनमें निकालने में सबसे ज्यादा काम आते हैं। और ये एचएम, ये चीज याद रखना, एच, सॉरी, एचएम जो होता है, एचएम इज स्मॉलर देन बोथ एएम एंड जीएम। जो भी एएम और जीएम आएगा उससे छोटा है, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल है तो अर्थमेटिक में से छोटा होगा, ज्योमेट्रिक में वैसे भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑब्वियसली उससे कम होगा। इट इज लेट अफेक्टेड बाय लार्ज आउटलेट कंपेयर टू एएम। जैसे एएम में लार्ज वैल्यूज निकलती है, इसमें लार्ज वैल्यूज का नहीं करते हैं, तो ये भी आप एक बार रीड आउट कर देना। अगला क्वेश्चन पढ़ने वाला है डिस्टिंग्विश बिटवीन मीन, मोड, मीडियम। जैसे कि मीन, मीडियन एंड मोड। जैसे कि अपन पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी की कॉमन एप्लीकेशन थी, उसमें क्या थी, मीन, मोड, मीडियम। इसकी कुछ अपन बातें पढ़ लेंगे। जैसे मीन क्या होता है, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल डाटा पॉइंट। जो भी अपने डाटा लिया है, जितना भी अपने डाटा लिया है उसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो वो अर्थमेटिक एवरेज निकालूंगा, मतलब अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल एवरेज निकालूंगा, तो उसको बोलूंगा क्या, मीन। उसको बोलूंगा मीन। इट इज सेंसिटिव टू आउटलेट्स। आउटलेट्स अपन अलग चीजें तो देखते हैं, उसमें सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उस चीज का ध्यान रखना, सेंसिटिव होता है आउटलेट्स में। जो भी इसकी दूसरी वैल्यूज होता है उससे वैल्यूज ज्यादा कम होने में मीन का पूरा गड़बड़ हो जाता है ना। मीडियन क्या होता है, द मिडल वैल्यू इन सॉर्टेड डाटा सेट। कोई भी एक सॉर्टेड डाटा सेट, देखो डाटा सेट क्या है, सॉर्टेड मतलब ऑलरेडी वो अरेंज्ड है एक मैनर में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, इसमें एक अरेंज्ड है ऑलरेडी। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू इन वर्क वैल्यू स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक डाटा सेट, पर्टिकुलर डाटा सेट हो, अगर वो शॉर्टेड है, उसकी मिडिल वैल्यू निकालना है। कोई मीडियन कहते हैं, मीडियन वैसे भी अपन उसको किसको कहते हैं, अपन अपन ट्राइंगल उसमें पढ़ते तो मीडियन, मीडियन मतलब एक साइड के बीच का पार्ट को मीडियन कहते हैं, वही बात है ना। और ये एक्सट्रीम वैल्यूज भी ले आओ, मतलब थोड़ी साइड बढ़ा भी दो तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडियम मीडियन ही रहेगा। मोड, द वैल्यू डेट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली रहा है। कोई भी डाटा सेट में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, जो अपने पढ़ रखा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोड। इट इज कॉन्क्रीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। और इनमें जो क्लियर पिक्स अपन को पता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कि कितना क्या है, कितना क्या नहीं है, तो अपन इजीली मोड निकालना तो इजी हो जाएगा। तो सिचुएशन वाइज अपन कहाँ कहाँ देते हैं, मीन इज प्रेफर्ड फॉर सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज पढ़ लेना। देखो सिचुएशन, सिचुएशन बहुत अच्छी है। मीन कहाँ यूज लेते हैं, ये आप लिखोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेंगे। सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ मीन लेते हैं। मीडियन इज प्रिफर्ड फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, अपना आगे बढ़ेंगे, स्क्यूडनेस और वो भी आता है, उसके लिए ज्यादा अपन मीडियन का यूज लेते हैं। फॉर्मूला इसलिए मीडियन के भी ज्यादा है उसके अंदर। मोर इज यूजफुल डाटा इज कैटेगरियल और हैज रिपीटेड वैल्यू। जिसकी वैल्यूज रिपीटेड है या कैटेगरियल, मतलब कैटेगरी में वैल्यू दे रखी है या एक रिपीटेड है, उसमें मोड ज्यादा यूज लेंगे। सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन लेंगे, और मीडियन लेंगे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। याद आ गया, एस डी, एस पी और सी आर, सीपी। ठीक है।
अब एक इन तीनों के बीच में अब है तो कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगी, और इस रिलेशन को अपन बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशन। आप क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल रिलेशनशिप। किसकी? मीन, मीडियन और मोड की। क्या है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 × मीन। ठीक है, कैसे लिखते हैं अपन? या फिर आप इससे याद करो, या फिर मैं तो इससे थोड़ा अच्छे से याद होता है। 3 मीडियन मतलब कितने? 3 मीडियन है, इज इक्वल्स टू 2 मीन है। देखो बीच में 3 मीन है और 3 मीडियम में मान लो, और इसके आगे क्या है? 2 मीन वाला है, 2 मीन बंदे हैं और एक मोड बनता है। एक मूड वाला बंदा है, 2 मीन वाले बंदे हैं, इससे बनते हैं 3 मीडियम वाले बंदे। जैसे नहीं होता अपने एक ग्रुप में, कोई भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप होता है, उसमें 2 मीन बंदे होते हैं, एक मूड वाला बंदा होता है। जब ये मूड वाला 2 मीन वाला से बंदा आता है तो मीडियम में आ जाता है, मतलब वो मीडिएटर होता है, दोनों दोनों का मीडिएटर होता है कि उसकी भी बात मनवा ली, उसकी भी बात मनवा ली, दोनों मीन लोगों की। इसलिए कितने जने हो गए टोटल? कितने जने थे? 3 जने थे। कौन थे? 2 मीन बंदे थे और एक मूड बंदा था, जिसने मूड बंदा जो देखता है और पूरे मीडियन बनाता है इन तीनों के बीच में। तो फॉर्मूला क्या बने? 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मीन प्लस। ये फॉर्मूला पढ़ लेना। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू एस्टिमेट वन मेजर वेयर टू बोथ आर। जब हम दो पता है तो एक निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। इसमें समझना पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी एक डाटा सेट स्क्यूड वे में दे रखा है, एक अरेंज्ड वे में दे रखा है, उसको पॉजिटिवली अगर वो डाटा सेट होगा, अगर पॉजिटिव है डाटा सेट, तो मीन इज ग्रेटर देन द मीडियम। तो इसमें जो मीन आएगा वो ज्यादा होगा मीडियम से। ऑब्वियसली नेगेटिव चीजें ही नहीं है तो मीन छोटा होना ही नहीं है, तो मीडियम से बड़ा ही आना है ना, विच इन टर्न इज ग्रेटर देन द मोड, और वो मोड से तो बड़ा ही होगा। मतलब मीन अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या याद रखना है? मीडियम और मोड दोनों से बड़ा होगा। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन पे खत्म कर दिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग मीडियन एज अ मेजर सेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि अपन देख ही सकते हैं क्वेश्चन अच्छा है तो आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। सावधान इंडिया। व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग मीडियन एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? जो भी अपन सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियम का एज यूज देते हैं तो उसके एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों है। एडवांटेज क्या है? अगर मीडियम में मीडियन निकालने का एडवांटेज क्या है? देखो अपन ने मीन का आई थिंक उसको पढ़ा था एडवांटेज, है ना। तो नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जैसे अपन ने मीन में देखा, मीन अगर एक्सट्रीम वैल्यूज कुछ लाएंगे, आउटलायर्स लाएंगे, मतलब कुछ चीज ऐड कर दी और वो कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है, पॉइंट की ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मीन क्या होता है? इर्द गिर्द हो जाता है, मतलब बदल जाता है, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। पर मीडियन में उतनी दिक्कत नहीं आती है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी मैंने बताया, एक अरेंज डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर एक डाटा सेट पर्टिकुलरली अरेंज्ड वे में है या एक इंटरवल में है, तो ये बहुत यूजफुल होता है मीडियन। मीन भी मीन नहीं होता है, मीन उसमें बहुत निकालना थोड़ा मुश्किल भी होता है और नहीं भी होता है उसमें यूजफुल। इजी टू अंडरस्टैंड और कैलकुलेट करना हो ये तो करना अपन को easy है। अगर फॉर्मुला पता है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन। अब इसके लिमिटेशन क्या है? ये एडवांटेज थे, लिमिटेशन क्या? डज नॉट कंसीडर ऑल डाटा पॉइंट। सारे डाटा पॉइंट्स को नहीं लेता है क्योंकि मिड वाले वैल्यूज को लेता है। कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक मीन। मीन में क्या अपन बहुत सारे अलग फॉर्मुलाज बना सकते हैं। मीन किसी भी चीज को मीन निकल गया, सोचो ना यार, कोई चीज आपको डाटा दे रखा है, आपको बुक का डाटा दे रखा है, आपको टॉपिक का डाटा दे रखा है, उसका आप मीन निकाल दो, उसका एक मीन एवरेज निकाल दो, तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हो, अपने दिमाग में बना सकते हो। देख भाई एक दिन ये करूंगा, एक दिन ये करूंगा, अगर एवरेजली मेरे पास इतना टाइम है, अगर एवरेजली मेरे पास इतना सिलेबस है, तो मैं इतना तक, मतलब मीन से आपके बहुत दिमाग चलने लगता है, जैसे अपन एग्जाम से पहले करते ही हैं। तो मीडियम मीडियम तो बीच का हो गया यार, उसमें ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लगा सकते। हाँ, अपन को सामने पॉइंट दिखता है, तो डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर लार्ज एड्स विदाउट सॉर्टिंग। और इसको बिना सॉर्टिंग करे लार्ज सेट को हैंडल करना मुश्किल है बिना सॉर्टिंग करने। जैसे बताया स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऑलरेडी अपन को अरेंज मिलता है, अगर अरेंजिंग नहीं दोगे तो ऑब्वियसली इसके लिए डिफिकल्ट जरूर हो। अगला है हार्मोनिक मीन कहाँ यूज करते हैं? देखो जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन बताया था, जैसे अर्थमेटिक मीन के साथ मैं एडवांटेज बता दूं, तो हार्मोनिक मीन कहाँ यूज लेते हैं वो अपन पढ़ेंगे। हार्मोनिक मीन टाइपिकली इज यू वांट टू एवरेज रेट। जैसे मैंने बताया हार्मोनिक मीन, देखो हार्मोनिक मीन को इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं तो आप समझ सकते हो ये इंपॉर्टेंट आता है। मतलब हार्मोनिक मीन से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्या है ना कि ये ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक दोनों से थोड़ा अलग होता है, बहुत अलग होता है। क्योंकि अर्थमेटिक मीन में रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ डाटा सेट तो होता है, पर इसके साथ क्या होता है, इसकी वैल्यूज होती है वो स्मॉलर वैल्यूज के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो अपन एवरेज और रेट्स, क्योंकि ज्यादातर अपन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात करते हैं, रेट्स और रेशियोज की बात करते हैं, तो उसमें अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन ज्यादा काम आता है। पर्टिकुलर व्हेन द डाटा पॉइंट रिप्रेजेंट लाइक स्पीड, इफिशिएंसी, रेट्स, रिलेशन बिटवीन वैल्यूज, रेसिप्रोकल, तो इन चीजों में अपन बहुत काम आता है, जहां पर रिलेशनशिप जो वैल्यूज की है वो रेसिप्रोकल में। इन सिंपल टर्म हार्मोनिक में गिव मोर वेट है, तो स्मॉलर वैल्यूज को अपन ज्यादा वेट देते हैं। देखो कोई भी चीज छोटी होती है या फिर प्रॉब्लम छोटी होती है ना, उसमें अपना ध्यान भी ज्यादा जाता है और अपन प्रोग्रेस भी वहीं करते हैं। सही बात है। बट बड़ी चीज होती है उसमें ज्यादा प्रोग्रेस या फोकस नहीं होता है, तो छोटी चीज से स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली किसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी? हार्मोनिक मीन को ही दी जाएगी। तो याद रखना है रेट, रेशियोज, स्पीड, एफिशिएंसी, इसके लिए यूज होता है। हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ डाटा सेट्स। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है? एवरेजिंग रेट, रेशियोज, फाइनेंस में, कंप्यूटर साइंस में, सब में यूज होता है। देख लो यार इसके कितने हैं।
यूजफुलनेस है ना। अब जैसे कि अपन पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार बोल रहा है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेजर ऑफ डिस्प्रेशन। अब अपन कहाँ गए? यूनिट थर्ड को। थर्ड को यूनिट है मेजर्स ऑफ डिप्रेशन, उसमें क्या बता रहा है? डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ डिप्रेशन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। जैसे रेंज, देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ लिख ली है। जैसे मैंने डिफाइन बोला है कि मेजर ऑफ डिप्रेशन को डिफाइन भी करो और उसको एक्सप्लेन भी करो। डिफाइन करना एक्सप्लेन करना दोनों अलग हो गया। और क्या हो गया? डिस्कस द डिफरेंट टाइप, कौन कौन से? रेंज का, क्वार्टिल डिफरेंशिएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, चार मेन टॉपिक्स की तो मैंने बात कर ली इसमें। एंड देयर सिग्निफिकेंस इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन आ गया तो वो भी लिख लोगे। कैसे? मतलब दो तीन चार क्वेश्चन इसी में, एक ही में मैंने दो तीन चार क्वेश्चन डाल दिए। कैसे डाल हैं भाई? जैसे कि अपन डिस्प्रेशन की बात करें, डिस्प्रेशन की बात करें, डिस्प्रेशन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डाटा पॉइंट इन द डाटा सेट डिफर फ्रॉम द सेंटर वैल्यू मीन और मीडियन। देखो इसमें मीन या मीडियन लेते हैं तो कोई उसका मीन निकलेगा पूरे का, एवरेज डाटा सेट का, या फिर उसका मीडियन निकलेगा। उससे अपनी जो डाटा सेट का एक्सटेंड करेंगे, डाटा पॉइंट्स मतलब डाटा पॉइंट्स का अगर बढ़ाते हैं तो उसमें और उसमें क्या फर्क आता है, इसको बोलते हैं डिस्प्रेशन का। मतलब रेफर टू द एक्सटेंट ऑफ विच डाटा पॉइंट्स इन अ डाटा सेट रेफर, जो भी डाटा सेट है उसमें जो डाटा पॉइंट्स है, डाटा पॉइंट्स अगर मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो वो कितना रेफर करते हैं जो अपने मीन और मीडियन से आए। अगर मैंने मतलब ऑब्वियसली बात है डाटा सेट को बदल लिया, मैंने बुक बढ़ाने की कोशिश की है, मैंने अब नई चीज़ आई तो नई चीज़ ऐड करने की कोशिश की है, तो उसमें और मेरी जो पहले वाली बुक्स थी उनमें क्या डिफरेंस आएगा क्या नहीं आएगा, वो अपना डिस्प्रेशन है। देखो ठीक है। तो मेजर डिजाइन प्रोवाइड इनसाइट, ठीक है। अपन ज्यादातर स्प्रेड और वेरिएबिलिटी, ऑब्वियसली उस डाटा में कितना चेंज हुआ, कितना वो बढ़ा और कितनी उसकी वेरिएबिलिटी आई, ये बताने का ज्यादा काम करते हैं। आप समझ ही रहो। देखो मैंने एग्जांपल्स बहुत ले रहा हूँ तो उससे थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना है, क्योंकि एंड में एग्जांपल्स ही मेनली काम आते हैं आपको याद दिलाने के लिए क्या डेफिनेशन थी। जैसे कि पहली उसकी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट। देखो ये याद रख दो, रेंज का फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है, सिंपल सा है। कोई भी डाटा सेट आपको दे रखा होगा ना, कोई भी डाटा सेट, देखो कोई भी डाटा सेट दे रखा है, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू उसकी सबसे छोटी वैल्यू दोनों माइनस कर दो। क्या करना है? बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू माइनस। ये होता है रेंज। रेंज का मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक क्वार्टरल डेविएशन, क्वार्टरल डेविएशन, इंटर क्वार्टरल रेंज। इसको इंटर क्वार्टर रेंज बोलो या क्वार्टरल डेविएशन बोलो। मेनली अपन क्वार्टर डेविएशन बात करते हैं जब भी अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। इट मेजर द स्प्रेड ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द, जो भी आपका मिडिल 50% ऑफ डाटा है उसका स्प्रेड कितना हुआ है। मतलब मेनली कोई डाटा सेट है उसका 50% मान लो, उस 50% कितना, मतलब मान लो एक डाटा सेट है उसको अपने चेंज किया तो 50% कितना चेंज किया और इधर 50% कितना चेंज किया। एक बुक में आधा सिलेबस कितना चेंज किया, आधा सिलेबस कितना, जैसे अपन बहुत सारे करते हैं ना 11th 12th में या 10th में अपनी बोर्ड चेंज करती है बुक्स, तो उसमें 50% कितना चेंज किया और 50% कितना चेंज किया, उसको बोलेंगे अपन क्वार्टरल डेविएशन, कितना डेविएट कितना हुआ है ना। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्यू डी तो उसको रेफर करते हैं क्वार्टरल डेविएशन को, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 का। मतलब सिंपल सा कोई भी डाटा सेट होगा, जैसे आपको 2, 9, 7, 17 और 25 और 26 दे रखा है, कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर है तो क्या करोगे आप, तीन तीन बांट दोगे, इसमें तीन, इसमें तीन, और इसमें तीन में मिड वाला पॉइंट, इसमें तीन का मिड वाला पॉइंट, दोनों का माइनस करके 2 कर दोगे। अगर इवन है, ऑड है तो क्या करेंगे, ऑड है तो उस बीच वाले नंबर को, अगर मैंने यहाँ 27 और डाल दिया, ठीक है, मान लो अगर 27 और डाल दिया तो इस वाले पॉइंट को रहने दोगे, इस वाला पॉइंट और इधर इधर वाली वैल्यूज और इधर वाली, इसका भी मिड ये है और इसका मिड ये हो जाएगा, इसका मिड ये हो जाएगा, और फिर इन दोनों को माइनस करके अपन 2 कर दोगे तो वो समझ आया। अब आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ठीक है। हाँ, तो वेयर Q1 इज अ फर्स्ट क्वार्टर एंड Q3 इज अ थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर है और ये फर्स्ट क्वार्टर है। ठीक है, तो मीन डेविएशन क्या होता है, तो एवरेज और एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द सेंटर वैल्यू मीन और मीडियम फॉर्मूला। देखो एक तो पहले चीज ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है। एब्सोल्यूट डेविएशन होता है ये, इस पूरी चीज को अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, और एन होती है नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन, और एम डी होता है अपना मीन डेविएशन। क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनमें डायरेक्ट एब्सोल्यूट डेविएशन पूछते हैं क्या होता है, तो आप गलती से एम ना निकाल दो, एम तो मीडियम या मोड होगा। देखो एम मीडियम, मीडियम दोनों हो सकता है। देखो ज्यादातर अपन बात की डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन में अपने यही बात की ना कि मीन और मीडियम का सेंटर वैल्यू का डिफरेंस निकालना है ना, डाटा पॉइंट्स का एक्सटेंड करते हैं तब। तो मीन डेविएशन का मतलब ये होता है मीन से लेकर, मीन जो अपना निकला है ना उसका जो एब्सोल्यूट डेविएशन हुआ था, मतलब टोटली चेंज हुआ था, एब्सोल्यूट डेविएट हुआ था, और उसमें जो मीन निकला था पहले का, उसमें कितना डिफरेंस है। डिफरेंस की बात करें अपन, इसका जब इसकी जो मीनिंग है उसमें डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली जब सब जगह अपन माइनस ही करते हैं, जैसे इसमें भी अपन माइनस ही कर रखा है, तो इसमें भी जो एब्सोल्यूट मीन है उससे अपन ने माइनस किया है एमडी को, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, और मीन हो या मीडियम दोनों हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं कि मीन हो, ये मीडियम भी हो सकता है। डिफाइन एक्सप्लेन द मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, ये तो मैंने वापस वही पॉइंट, अच्छा
आगे का पॉइंट है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट मेजर द एवरेज डेविएशन फ्रॉम। अब देखो पहले अपन ने क्या बात की थी, एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब बिल्कुल एक्जैक्टली क्या डेविएट हुआ है वो। अब अपन बात कर रहे हैं जो डेविएट हुआ है उसका एवरेज। जो डेविएट हुआ है उसका एवरेज अपने मीन से कितना फर्क पड़ रहा है, जो अभी डेविएट हो गया है उसका जो एवरेज निकल रहा है उसका मीन से कितना फर्क पड़ रहा है, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको अपन ऐसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। सिग्मा सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन। समेशन का मतलब सम। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सब बताऊंगा। समेशन का मतलब सम, इसका मतलब होता है सम। और सम का मतलब होता है जो भी ये वैल्यू दे रखी ना, इसको लगातार डालते रहो। जैसे आई की वैल्यू होगी 1, तो आई की वैल्यू 1 पे क्या आंसर आ रहा है, प्लस आई की वैल्यू 2 पे क्या आंसर आ रहा है। मतलब इस तरीके से अपन सम करते जाएंगे ना, एक्स की 3 की वैल्यू पे क्या सम आ रहा है, और जहां तक अपन को एन नंबर्स दे, आई नंबर्स दे रखे हैं वहां तक करेंगे, और उसका डिवाइड कर देंगे पूरा एन से। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ना, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हुई है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है, उसको बोलेंगे एन। अब समझ में आ रहा? और नहीं आ रहा हो तो कोई आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ लो, थ्योरी थ्योरी सबकी पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका पूरा डिटेल वर्जन है ना। तो इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी भी क्या होता है, इसका जो मीन इसका म्यू आ रहा है उससे जब एक्स आई माइनस करते हैं का होल स्क्वायर अपॉन एन को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और अपन वेरिएंस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर, सिंपल सी बात है, ये जो अंडर रूट है इसको इधर ले आओ। अंडर रूट को इधर लाओगे तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। किसी भी अंडर रूट को इधर लाने पे क्या होता है, स्क्वायर होता है एक जने का। और स्क्वायर का करते हैं तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन में उसका अंडर रूट हो जाता है। तो इसका मैं करूंगा तो अंडर रूट जाके इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन एन। इसको अपन वेरिएंस बोल देते हैं। कोई नहीं, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन याद है, वेरिएंस याद है, वेरिएंस याद है, स्टैंडर्ड डेविएशन बस स्क्वायर और नॉन स्क्वायर का फर्क है। ठीक है, अब आगे अपन क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स आई क्या था, एक्स आई अपना टोटल मीन था कि मीन कितना बनता है माइनस यू। तो जैसे कि अपन अगला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन डेविएशन। देखो अपन को क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन डेविएशन। इसकी कुछ डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ लेनी है। देखो कोई भी डेफिनेशन हो, इनमें इस वाले चैप्टर में सारे बस ऐसे करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है तो वही आप छाप देना डेफिनेशन, तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, बहुत ईजी है। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब मैंने एब्सोल्यूट डिवीजन पढ़ा था। एब्सोल्यूट डिवीजन था क्या, एक्स आई माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन एन था कुछ। उसको अगर अपन अंडर रूट में है, अगर वो अंडर रूट में है ना, इसको तो बोलते हैं अपन मीन डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको, मीन डेविएशन। जहां पर इसको मीन या मोड ले सकते हैं, मतलब कोई भी कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे वैसे भी कि मीन डेविएशन बताओ, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। एक्स आई का मतलब है जो भी अपने एक्स नंबर लेंगे, फ्रीक्वेंसी से जो नंबर आता है उसको एक्स आई बोलते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा वो क्या होता है, ईजी होता है। सिर्फ डेटा वैल्यू, जो अपनी डेटा वैल्यू जिसको एक्स आई बोलेंगे, मीन और मोड मीडियम जो भी आया है अपना, मीन या मोड जो भी अपन को बोला है, मीन बोला है जैसे, तो वो मीन ले लेंगे अपॉन एन, और इसका होल एंड रूट अपन क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन। क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन का होल स्क्वायर, है ना। और जब अपन स्क्वायर नहीं लगाते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब अपन स्क्वायर नहीं लगाते हैं और यहाँ यू आ जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। मतलब सिंपल सा है कि क्या बोल रहा है इसमें, डेफिनेशन पढ़ सकता है, मेजर द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वायर डेविएशन। जो भी स्क्वायर डेविएशन का एवरेज होता है, जो भी स्क्वायर रूट का एवरेज होता है फ्रॉम द मीन, मीन से होता है। इट मीन्स मोर वेट टू एक्सट्रीम वैल्यू सिंस स्क्वायरिंग एम्पलीफाई लार्ज डेविएशन। देखो अपन वेट ज्यादा देते हैं क्योंकि अपन इसमें स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने से इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब भाई मैं यहाँ स्क्वायर लूंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ भी जाएगी, तो वैल्यूज बड़ी वैल्यूज का काम ये कर सकता है। पर मीन डेविएशन में क्या होता है, मेजर द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, ये इसको एब्सोल्यूट डेविएशन कहते हैं फ्रॉम मीन और मोड मीडियम। मीन या मोड कुछ भी हो सकता है, मीन या मोड कुछ भी हो सकता है विदाउट स्क्वायरिंग मेकिंग इट। पर इसमें क्या नहीं करते हैं, इसमें स्क्वायर नहीं लगता है। क्या ध्यान रखना है, मीन डेविएशन में स्क्वायर नहीं लिया जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर लिया जाता है। बस दोनों में डिफरेंस यही है। और मेक इट लेस सेंसिटिव आउटलुक देन स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा भाई, इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं ले पाएंगे क्योंकि स्क्वायर हो ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यूज या पॉइंट में वैल्यूज आई तो उसको स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये वैल्यू जो है ये आउटलाइनर, आउटलाइनर आप लिखोगे बहुत अच्छा टर्म है। आउटलाइनर का मतलब होता है कि सेंसिटिव पॉइंट्स, है ना। तो सेंसिटिव पॉइंट्स मतलब एक्सट्रीम वैल्यू पे कोई पॉइंट पे वैल्यूज आएगी उनको आउटलाइनर्स कह देंगे। तो ये चीज नहीं हो सकती है मीन डेविएशन में, पर स्क्वायर लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन में ये चीज हो सकती है। तो ये डिफरेंस ईजी है, समझ लोगे, ईजी है। आगे बढ़ता है। जैसे कि कुछ डिफरेंस है वो भी पढ़ सकते हो। सेंसिटिव टू आउटलाइनर्स कौन, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बता ही दिया, ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। और मीन डेविएशन कम सेंसिटिव, क्योंकि स्क्वायर इसमें स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएट की स्क्वायरिंग हो जाती है। और टेकिंग पहले अपन स्क्वायर करते हैं उस नंबर्स को, फिर क्या करते हैं, होल एंड रूट करते हैं। वाइल एमडी में क्या करते हैं, ओनली कंसिडर एब्सोल्यूट, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं बिना अंडर रूट किए हुए, है ना।
इसमें ये चीज़ अनरूट भी नहीं करते हैं अपन। तो अनरूट भी नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉम्प्लेक्सिटी जो ज़्यादा होगी वो स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि उसमें स्क्वायर स्क्वायर करके अनरूट करना है और मीन डेविएशन में कुछ नहीं करना है आपको, बस एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो लिखना है अपॉन 9 करके, है ना। यूजेस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉमनली यूज्ड इन एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस, ऑब्वियसली उसका मैथमेटिकल अच्छा है तो ऑब्वियसली करेंगे। आउटलाइंस में एक्सट्रीम वैल्यूज लेने पे कुछ एफिशिएंट नहीं आता, इसलिए एफिशिएंट अप्रोच रहती है, इसलिए अपन स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़्यादा यूज लेते हैं। आगे जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसका मतलब है, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में दो चार क्वेश्चन लिए हैं इसलिए मैंने कम क्वेश्चन लिए हैं, है ना। व्हाट इज द स्क्यूनेस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस, टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्क्यूनेस होता है अपन देखते हैं वो इजी है, ये जब ये तो वाला क्वेश्चन वैसे भी इजी है वो। एंड हाउ स्क्यूनेस मेजर यूजिंग वेरियस मेथड है, काज पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का एक मेथड है। पहले पढ़ लेते हैं स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ द असिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन डाटा होगा, मतलब डाटा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ, डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें असिमेट्री, मतलब सेम सेम नहीं हो, जैसे 5 10 15 20 25 30, मतलब कुछ सिमेट्री नहीं आ रही हो। अगर कोई सिमेट्री नहीं आ रही उसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेस। बहुत स्क्यूनेस बहुत ईजी है। इज अ मेजर ऑफ asymmetry, मतलब सिमेट्री नहीं है, asymmetry distribution of data, it tells us whether the data is symmetrically distributed or skewed towards one side। क्या वो एक साइड तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक साइड तो सिमेट्रिकल है और दूसरी साइड असिमेट्रिकल है, क्या है क्या नहीं है, ये स्क्यूनेस बताता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। पॉजिटिव स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, वो याद रखना है, 3 मीन माइनस मीडियम अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। इजी है। कभी भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेंगे आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या ढूंढना पड़ेगा पहले फिर क्या ढूंढना पड़ेगा, नहीं, आपको डायरेक्ट पूछेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस का, तो आपको क्या दे रखा होगा, आपको मीन दे रखा होगा, माइनस मीडियन कर देना है जो मीडियन दे रखा है, या मीडियन निकाल देना, डाटा सेट का बीच वाला वैल्यू, मीन सारे वैल्यूज को प्लस करके अपॉन एन माइनस कर देना, 3 से मल्टीप्लाई और अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादातर क्वेश्चंस में दे रखा होता है, नहीं दे रखा हो तो अपन को मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, उससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट आपको दे रखा होगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस व्हेन द टेल ऑन द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गर ऑफ पैटर्न, मतलब जो उसकी टेल है डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव राइट साइड का जो है, राइट साइड का ज्यादा होगा, ठीक है। इंडिकेटिंग मोर डेटा पॉइंट्स ऑन द लेफ्ट, मतलब राइट साइड की टेल का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब यहाँ चीजें चीजें कम है पर डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो रही है, मतलब एक जगह से मैं भेज ज्यादा चीजें रहा हूँ मैं, और एक तो दूसरी जगह पे क्या होगी, वहां पर डाटा ज्यादा होगा, उसका डाटा ज्यादा होगा, डाटा का पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डाटा कम है पर डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा हूँ, और यहाँ डाटा ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा हूँ वो नहीं पता, बट कम कर रहा हूँ अगेंस्ट ऑन लेफ्ट के, है ना। अब नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव का बस उल्टा, कि जो लेफ्ट साइड है वो लॉन्गर है, उसकी पॉइंट ज्यादा है रेदर देन लेफ्ट साइड। तो पॉजिटिव स्क्यू नेगेटिव का डिफरेंस बहुत ईजी है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में राइट साइड ज्यादा होती है, लेफ्ट साइड छोटा होता है, और नेगेटिव स्क्यू में लेफ्ट साइड ज्यादा होती है, लेफ्ट साइड ज्यादा होती है, राइट साइड छोटा होता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्शन इन बिजनेस, हाउ आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज्ड इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट रीड आउट कर देना, इजी है। इन बिजनेस डिस्पर्शन यूज्ड टू असेस वेरिएबिलिटी इन फाइनेंशियल डाटा सच एज स्टॉक प्राइसेस, मतलब ये उसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पढ़ने वाली चीज है, डायरेक्ट थ्योरी आपको पढ़ना है। स्टॉक प्राइसेस, सेल्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनमें कैसे रखते हैं, जैसे रिस्क एनालिसिस के लिए भी अपन डिस्पर्शन का, डिस्पर्शन का होगा मतलब एक्चुअल वैल्यू की जो अपने मीन मोड मीडियम से जो एवरेज आया और उसके बाद जो अपने एक्सटेंड करिए पॉइंट्स को, उसकी जो वैल्यू का डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। तो रिस्क एनालिसिस में काम आएगा कि कितना रिस्क जा सकता है कितना नहीं जा सकता, इसलिए रिस्क में काम आएगा स्टॉक, और इसमें तो फिर रिस्क का है, ये जहाँ रिस्क है वहाँ स्टॉक्स है, तो उसमें काम आ गया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कुछ भी इन्वेंट्री करनी है उसका मैनेजमेंट के लिए काम आ जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल्स, इफ टू इन्वेस्टमेंट, जैसे आप एग्जांपल भी पढ़ सकते हो, जैसे कि टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैव सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें रिटर्न सेम है बट वन हैज अ स्टैंडर्ड हायर स्टैंडर्ड डिविएशन वुड बी कंसीडर्ड सिक्योर। अब ऑब्वियसली बात है जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा, मतलब जिसमें आपको एक्सटेंड ज्यादा करना पड़ेगा, जिसमें पॉइंट्स डाटा ज्यादा एक्सटेंड होंगे और उसका जो डिफर है वो ज्यादा आएगा, मतलब जिसका जो डिफरेंस है वो ज्यादा आएगा। अगर डिफरेंस ज्यादा आएगा उसकी एक्चुअल वैल्यू से उसकी जो एक्सटेंडेड वैल्यू है, तो ऑब्वियसली आपको रिस्क ज्यादा लगेगा, है ना। आपने इतना पैसा लगाया और उसने उतना जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका रिस्क ज्यादा ही लगेगा भाई, जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना बड़ा रिस्क होगा, जितनी छोटी कैंडल उसका कम रिस्क होगा, तो जिसका हाईएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसका ज्यादा रिस्क होगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस इन डाटा एनालिसिस, जैसे ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी मैंने लिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो सारे थे, आप इजी है, डायरेक्ट एक एक पॉइंट्स पढ़ लेना, पॉइंट वाइज आंसर लिखना हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो था डिस्पर्शन पे, ये स्क्यूनेस पे, कि अपन डाटा एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है स्क्यूनेस का। और अगर बात करें तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में क्या स्क्यूनेस का अंडरस्टैंडिंग है, और बिजनेस स्टैटिक्स में क्या है। स्क्यूनेस इंपॉर्टेंट डिटरमाइन द शेप ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट डिसीजन, जैसे नॉर्मल और स्क्यू डाटा क्या होता है। मोस्ट क्रिटिकल मेथड ह्यूमन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर करते हैं, पर स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो असिमेट्रिकल होता है ना। वो इन बिजनेस में क्या यूज करते हैं, आप पढ़ लेना, रियल स्टेट प्रॉपर्टी प्राइसेस में क्या चीजें होती है, ये आपको पढ़ने की चीज है ना।
थ्योरेटिकल है पूरा। डिफाइन डिस्प्रेशन, गिव टू एग्जांपल्स वेराइटीज ऑफ पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, अब एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल्स बताओ दो और डिफाइन भी करो। डिफाइन तो अपने ऑलरेडी कर डिस्प्रेशन क्वालिफाई द वेरिएबिलिटी और स्प्रेड ऑफ डाटा, जो डाटा स्प्रेड या वेरिएबिलिटी उसको अपन डिस्प्रेशन बोलते हैं, डाटा रेंज एंड कंसिस्टेंसी। क्या निकालने में काम आती है? रेंज। रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला बोलो, रेंज का फॉर्मूला बोलो, अरे जल्दी बोलो जल्दी बोलो। रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या था? रेंज का फॉर्मूला था एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, अभी पढ़ा था। और एक और क्या पढ़ा था अपन ने? कोफिशिएंट पढ़ा था कुछ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या पढ़ा था? एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, शायद ये वाला नहीं पढ़ा था, वो ऊपर वाला तो पढ़ा था। और एक्स मैक्स प्लस एक्स मिन, बहुत इजी है। रेंज क्या होती है? एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, जो सबसे ज्यादा है और सबसे कम है उसको काट दो डेटा सेट में, और इसमें क्या है? सबसे ज्यादा और सबसे छोटा को, सबसे ज्यादा और सबसे छोटा को प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, कोफिशिएंट निकल जाएगा उसको डिवाइड करके। इजी पीजी, सुपर इजी। ओके ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में अपन यूज लेते हैं डिस्प्रेशन का। इन अ कंपनी कैन यूज स्टैंडर्ड डेविएशन टू एनालाइज इनकम इक्वलिटी, किसको कितनी देनी है। ऑब्वियसली अपन डिफर करते हैं ना कि इस पोजीशन पे, मैनेजर की पोजीशन पे, रिक्रूटर की पोजीशन पे, एचआर की पोजीशन पे, तो कितनी कितनी किसको देनी है। तो कुछ वेरिएंस होगा, अगर वेरिएंट होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑब्वियसली उसका रूल आता है। प्रोडक्ट सेल्स पे कि कितनी प्रोडक्ट्स का रेंज कितना रखना है, किससे कब तक रखना है, और कौन से मार्केट में कितनी वैल्यू है, उस पर कितनी वैल्यू रखूं। तो अब आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ रहोगे एग्जांपल से कि क्या मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहा हूँ, सॉरी स्टैंडर्ड डिस्प्रेशन की बात कर रहा हूँ, कि उसमें क्या रेंजेस होती है, क्या क्वार्टरल डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसी के अंदर आता है। एग्जाम्पल ये दो पढ़ लेना, बहुत ईजी है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट सेल्स। अब अपन बात करेंगे मीन डेविएशन क्या होता है, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला जैसे कि अपन पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। एवरेज होता है, ये वापिस आपके लिए वापिस थ्योरी आ गई, पढ़ लेना। कैलकुलेट फॉर्मूला, अब जैसे गिवन द डाटा पॉइंट्स 10 12 14 16 18 ऐसे अपन को डाटा सेट दे रखे, अपन को मीन है 14, इसका 14 मीन आ जाएगा, प्लस करके देख लो, प्लस अपन इसका सबका प्लस करो और अपन 5 कर देना, क्योंकि कितने 1 2 3 4 5 एन क्या होता है 5, 5 कैसे होंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, इसका सबका प्लस क्या होगा, जो भी इसका समेशन ऑफ एफ आई होगा, समेशन ऑफ एक्स आई होगा अपॉन एन, आंसर आएगा वो आएगा 14, जो अपन को दे रखा है ऑलरेडी। अब एम डी क्या होगा? एम डी क्या होता है? मैंने जैसे बताया था आपको कुछ एक्सआई डाटा सेट, ये रहा डाटा सेट, ये एक एक डाटा सेट है, आई वन, सॉरी आई टू पे है, ठीक है। तो आई टू, आई थ्री, आई फोर, एस फाइव है ना। और एम क्या है? मीन या मीडियम। अपन को क्या दे रखा है? मीन डेविएशन, मतलब मीन दे रखा है, मीन कितना 14 दे रखा है, तो हर एक नंबर से 10 माइनस 14, समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, प्लस, सबका प्लस, जो भी आ रहा है प्लस करो। 10 माइनस 14 का प्लस, 12 माइनस 14 का प्लस, 12 माइनस 14 का प्लस, 16 माइनस 14 का प्लस, 18 माइनस 14 का प्लस, अपॉन टोटल वेरिएशन कितना होगा, है ना। अपन क्या करेंगे कि पेन चेंज कर देता थोड़ा सा, हाँ। 10 माइनस 14 का माइनस, 12 माइनस 14, 14 माइनस 14, 16 माइनस 14 और 18 माइनस 14, इन सबका प्लस करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 ही थी, अपॉन 5, आंसर आ गया 2.4। बस इजी। अब तो समझा ना मीन डेविएशन कितना इजी था, नाम से बड़ा है पर इजी है। अब जैसे कि अपन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बता रखे हैं, लीज द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड स्टैंडर्ड। ये सब अब देखो, अब अपन ने जितने क्वेश्चन पढ़ लिया वो बहुत काफी है, अब इन पे ही कुछ इर्द गिर्द क्वेश्चन है। जैसे कि रेंज का फॉर्मूला मैंने लिख ही चुके थे, एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन वैल्यू, है ना। तो द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्प्रेशन ओनली कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज की करते हैं, उसको रेंज बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अब मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव, जिसका स्क्वायर होता है, जिसका स्क्वायर होकर एंड रूट होता है, जिसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, जिसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है, इसके स्टैटिकल एनालिसिस में भी इसको ज्यादा लेते हैं। और मीन डेविएशन क्या होता है? जिसमें ये स्क्वायर नहीं आता, जिसका अंडर रूट नहीं होता, ठीक है। और अगर मैं इस अंडर रूट को यहाँ ले लूँ तो क्या हो जाएगा? इस अंडर रूट को यहाँ ले लूँ तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं वेरिएंस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? वेरिएंस। ओके ओके सर, अभी अभी सब बैठा है, धीरे धीरे बैठा है हाथ में, है ना। चलो ठीक है। तो मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रेसिव मेजर जैसे है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी लिख लोगे तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। रेंज बता देना। तो डिफरेंस क्या है आपने देख लिया। रेंज का मतलब है अ सिंपल मेजर ऑफ डिस्प्रेशन ओनली कंसिडर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की, सिर्फ यही सिर्फ मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तक की रेंज देखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बताता है, तो डिफरेंस का काफी बड़ा है देखा जाए तो। राइट, टू टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस प्रोवाइड, जैसे स्क्यूनेस का मैंने नहीं बताया था, तो हाँ ये टू टाइप्स बता दिया ना मैंने। पॉजिटिव स्क्यूनेस, जिसकी टेल कौन सी होती है? लेफ्ट की। पॉजिटिव स्क्यूनेस की राइट की टेल बड़ी होती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है राइट का, और लेफ्ट का कम होता है।
लेफ्ट का कम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका कम होता है, पर इसके पॉइंट ज्यादा होते हैं, डाटा पॉइंट ज्यादा होते हैं। और नेगेटिव में लेफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है पर पॉइंट्स कम होते हैं, और इसमें पॉइंट ज्यादा होते हैं पर डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। And the tail is longer on the light side. Example, income distribution in most countries where fewer people earn very high income. जहाँ पर कम लोग ही अच्छी कमाई कर सकते हैं वो पॉजिटिव स्क्यूनेस वाले लोग हैं, मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस के उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है उनका डाटा का। नेगेटिव स्क्यूनेस टेल इज लॉन्गर ऑन द लेफ्ट साइड, जहाँ लेफ्ट साइड का स्टूडेंट एग्जाम स्कोर वेयर मोस्ट स्टूडेंट स्कोर हाई बट अ फ्यू स्क्वायर, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने तो अच्छा स्कोर किया पर कुछ स्टूडेंट ने लो किया। ये कैसे अपन को पता चला? देखो, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट की साइड जो राइट की साइड डिस्ट्रीब्यूशन था वो ज्यादा था, राइट की साइड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था, मतलब इनकम तो सबके पास थी, पर लेफ्ट की साइड डाटा पॉइंट ज्यादा थे, मतलब लोग एम्प्लॉयर्स ज्यादा थे, पर राइट की साइड लेफ्ट की साइड डिस्ट्रीब्यूशन कम था मतलब कम लोगों को अच्छी इनकम मिली। राइट की साइड डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था, पैसे तो सबको मिल रहे थे पर कम मिल रहे थे। और नेगेटिव सिग्नेचर का एग्जांपल आप पढ़ ही सकते हो। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेशंस क्या होता है? असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने पढ़ लिया था, स्क्यूनेस में आ जाता है। व्हाट डज इट रिलेट टू? अब स्क्यूनेस में क्या रिलेशन होता है उसका? A symmetric distribution implied that data is evenly distributed on the central point, जो भी सेंट्रल पॉइंट है उस पे जो उसका डाटा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बिल्कुल सही है इनमें 5 10 10 15 ऐसा अगर आप देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे तो ये देख सकते हैं विद नो स्क्यूनेस। इसमें स्क्यूनेस है ही नहीं भाई, डाटा अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, असिमेट्री भी नहीं है तो स्क्यूनेस तो हो ही नहीं सकता। इन कॉन्ट्रास्ट स्क्यूनेस इंडिकेट्स असिमेट्री, जैसे अपन जानते हैं कि स्क्यूनेस असिमेट्री बताता है, वो सेम चीजें नहीं बताता, वो डाटा सेट बहुत अलग होते हैं इसके, है ना, ऊपर से नीचे से वापस छोटे से बड़ा ऐसे होते हैं, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। तो जीरो सिक्वेंस का मतलब है परफेक्ट सिमेट्री, ऑब्वियसली जो असिमेट्रिक नहीं है वो परफेक्ट सिमेट्री। और नॉन जीरो स्क्यूनेस मतलब स्क्यूनेस खुद ही इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज पुलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू वन साइड। इजी था ये तो। अब ये है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या कर दो? मार्क कर दो। क्या कर दोगे सर? इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे सर। 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट 2 मिनट, पेन 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 लेना तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। सावधान इंडिया। The Lorentz, what is the Lorentz curve? Lorentz curve, and where is used? Lorentz curve is a graphical representation used to show the distribution of income or wealth within a society। कोई भी एक सोसाइटी है उसकी वेल्थ या इनकम, मतलब किसी देखो इनकम ज्यादातर इनकम या वेल्थ में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम डाटा का काम ये ज्यादातर इनकम और वेल्थ में होता है। तो जो सोसाइटी में इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, मेन पॉइंट क्या है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका मेन एजेंडा है। तो जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको कर्व, कर्व कहाँ बनती है? ग्राफ में बनती है। पैराबोला सुना होगा अपने, हाइपरबोला सुना होगा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन कहाँ बनती है? ग्राफिकल ग्राफ में पढ़ती है अपन, 10th में पढ़ते हैं 11th में पढ़ते हैं। तो ये ग्राफिकली कर्व है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं विद इन सोसाइटी में इनकम और इस पे। इट हेल्प अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इनइक्वालिटी नहीं हुई, ग्राफ से पता चलता है ना अपन को। ग्राफ को बहुत सारी चीजें, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे वो तो चलो एक साइनसॉइडल वेव की तरह जाता है, पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट में और चीजें भी बताता है कि और कर्व्स कैसे हो सकते हैं। जैसे कि कर्व, जैसे कि अपन जाते हैं अपना मैप ऐसा होता है, ये एक्स पॉइंट होता है, ये वाई पॉइंट होता है, और एक ये जेड पॉइंट होता है। ठीक है, सब ये वाले तो सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब क्या बताते हैं? एक्स पॉइंट रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस रीड आउट कर सकते हो, रीड आउट कर लो काफी है। जैसे ये रिप्रेजेंट करता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड या इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल का एक्स एक्सेस क्या करता है? इंडिविजुअल का कितना परसेंटेज है क्यूमुलेटिव, और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम और वेल्थ। और वाई पॉइंट बताता है कि टोटल इनकम कितनी हुई है, टोटल इनकम का क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना है ना। तो मतलब क्या पता चलेगा इससे? क्या पता चलेगा? जितना इंडिविजुअल का परसेंटेज बढ़ेगा उतनी उसकी इनकम बढ़ेगी, जितना इंडिविजुअल का परसेंटेज उतनी इनकम बढ़ेगी, ये जानते हैं। जितना इंडिविजुअल डिग्रेडेशन होगा उतनी उसकी इनकम भी कम होती जाएगी। बस ये कर्व आपको सामने दिख रहा है। और परफेक्ट इक्वलिटी लाइन, एक इक्वलिटी लाइन है, ये थोड़ा पढ़ लेना। इक्वलिटी लाइन होती है 45 डिग्री, बिल्कुल 45 डिग्री पे बनती है ना हाउस होल्ड में, जहाँ पर उसका इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस परसेंटेज भी अच्छा होता है और उसका इनकम भी अच्छा होता है। एक स्टेबल लाइन जिसको बोलेंगे, जिसको परफेक्ट इक्वलिटी लाइन भी बोलेंगे, जिसका जैसे 20% ऑफ हाउस होल्ड है 20% ऑफ इनकम। रोजान का लाइफ बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। जो परफेक्ट इक्वलिटी है मतलब वो जो 45 डिग्री वाला लाइन है ना, उससे थोड़ी सी कम पे लाइन बनती है लॉरेंस कर्व की, शोइंग द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है क्योंकि फिक्स तो किसी की नहीं बनती भाई, किसी का खर्चा ज्यादा होता है, किसी का कम हो जाता है, कोई ज्यादा खर्चा करता है, किसी को ज्यादा पैसे मिलते हैं पर कम खर्चा करता है। पर फिक्स तो मिलना, देखो परफेक्ट मिलना मुश्किल है। तो परफेक्ट से जो थोड़ी कम होती है ना वो होती है एक्चुअल, और जो एक्चुअल होती है वो तो लॉरेंस कर्व। ठीक है, पर द फर्दर Kulan's की फॉर्म इज फ्रॉम द परफेक्ट लाइन द ग्रेटर द इक्वलिटी। जितनी वो दूर होगी, जितनी वो परफेक्ट इक्वलिटी लाइन से दूर होगी लॉरेंस कर्व, उतना इनका इक्वलिटी ज्यादा होगी भाई, इक्वलिटी ज्यादा ही होगी ना भाई।
ये इतना है, ये इतनी जाएगी तो इक्वलिटी ज्यादा है, इक्वल तो नहीं हो रही बिल्कुल, जितनी पास होती है उतनी इक्वल रहती रहेगी, ये तो सही है। यूजर्स आप ये तीन है पढ़ लेना, मेजरिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे, इसमें सारे पढ़ लेंगे, जैसे कि मैंने आपको, हाँ जैसे कि अभी अपन ने एक चीज बाकी थी, वो ये अपनी एक चीज बाकी रह गई थी, वो था स्क्यूनेस पे कुछ इंपॉर्टेंस बताना, उसके डायरेक्टलीज में कहाँ पर प्रैक्टिकल व्यू आता है, उसके एग्जांपल्स क्या है। तो इस पे डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, है ना, कि जैसे मेजरिंग स्क्यूनेस बिकॉज इट रिवील्स द डायरेक्शन एंड एक्सटेंड ऑफ सिमेट्री इन डाटा, डाटा के सिमेट्री होता है, जैसे अपन पढ़ लिया मैनी स्टैटिस्टिकल। ठीक है। इंपॉर्टेंस का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अपन काम लेते हैं असिमेट्री का, क्योंकि देखो डाटा में सबका सेम नहीं होता, इनकम सेम नहीं होती, तो असिमेट्री रहती है, तो वहां काम आएगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस इन डाटा, पॉजिटिव स्क्यूनेस मैंने बताया था, उसमें इनकम ही आता था, जहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड ज्यादा होता था डिस्ट्रीब्यूशन पर, डाटा पॉइंट्स कम, इधर डाटा पॉइंट ज्यादा होते थे लेफ्ट साइड। पॉजिटिव स्क्यूनेस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अपन यूज लेते हैं, सेल्स डाटा में सेल्स करने में यूज लेते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत पहले भी क्वेश्चन में आ गया है अपना, है ना। अब स्क्यूनेस और क्यूरेटिस इन डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये अब सिर्फ रीड आउट पॉइंट है, रीड कर लेना, इजी है। स्क्यूनेस का पहले तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन पढ़ सकते हो बोली भाई, क्यूरोटेसिस मेजर्स द पीकनेस ऑफ द फेल्टस ऑफ, मतलब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, किसी में अपन फैलाते हैं, उसमें एक पीक, पीक पे क्या चीज होती है, मतलब कितना अपन डिस्ट्रीब्यूशन लगातार बढ़ा सकते हैं, या फ्लैटनेस एक पॉइंट तक, बिल्कुल एक फिक्स लाइन तक कहाँ तक कर सकते हैं, एक पीक पॉइंट तक कहाँ तक पहुंचे, उसको क्यूरेटिस बोलते हैं। उसके कुछ टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आपको टाइप याद रखना बहुत जरूरी है। टाइप याद रखना, लेप्टोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक और प्लेटोक्रेटिक, ये 3 टाइप याद रखो, भले इसके डेफिनेशन याद ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इनके जो टाइप है वो जरूर, हाँ याद कर देना, है ना। 3 टाइप याद कर देना आप उसको, लिप्टोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक, प्लेटोक्रेटिक, एल एम पी या पी एम एल, किसी भी तरीके से याद करो, लेप्टोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक और प्लेटोक्रेटिक। हाईएस्ट पीक हाईवी टेल होती है इसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेटोक्रेटिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मेसोक्रेटिक होता है, और हाईवी टेल्स पे होता है लिपिड। आपको ये 3 टाइप्स याद रखने, उसके नाम याद रखना है, लेप्टोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक और प्लेटोक्रेटिक। और रीड आउट कर सकते हो भली, आपको ये पॉइंट्स 3 रीड आउट करने हैं, तो मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज लेता है। हम्म। अब रिलेशनशिप्स, अब इनमें रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे कि व्हेन कॉम्बाइंड स्क्यूनेस एंड क्यूरिटीज ऑफर अ कंप्लीट व्यू ऑफ डाटा शेप, फॉर एग्जांपल डाटा शेप लिक्विड भी सिमेट्रिकल। ठीक है, चीज है बिजनेस एप्लीकेशंस कहाँ आते हैं, तो स्टॉक मार्केट पर अपन यूज लेते हैं इन सबका, इन दोनों को मिला के जो एक हाइयर वर्जन पे अपन जो चीज लेते हैं ना, वो ज्यादातर अपन सिर्फ स्टॉक मार्केट की टर्म्स में लेते हैं। स्टॉक मार्केट में क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, तो इसमें सिर्फ स्क्यूनेस नहीं आती, कॉर्टसिस भी आती है, तो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए चीज समझ सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओवर हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगली वीडियो आएगी, आप वो जरूर देखना, उससे आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले ले रखे हैं मैंने, उसके एक अच्छे खासे एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल्स दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। वो हो गया, मतलब आपका ये यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ तो इजीली निकलेगी, फिफ्थ यूनिट है, लास्ट यूनिट है, उसको उसकी थ्योरीज है, आप रिवाइज कर देना। वरना ये चैप्टर यूनिट थर्ड सेकंड में मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे यही आएंगे थ्योरेटिकल में, इसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन आएंगे, आप ये एक बार और रिवाइज कर देना, एक बार और वीडियो को 2x में देख के देख लेना, या फिर सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ लेना, ये टाइम स्टैम्प से क्वेश्चन पढ़ लेना, बस इनफ है। थैंक यू टीम डीएस।